आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, टीचर, शायरा यासरा रिजवी साहिबा। यासरा साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। अच्छा यासरा साहिबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी करियर की शुरुआत किस तरह हुई, कहाँ से हुई, कब हुई? कौन से वाले करियर? हाँ, ये भी एक सवाल है। इतना कुछ आप कर रही हैं तो सबसे पहले आपने कौन सा करियर परस्यू किया था? सबसे पहले जो आर्ट फॉर्म मैंने एक्सप्लोर किया था दैट वाज पोइट्री एंड वो हो गया था कोई 7-8 साल की उम्र में ही, क्योंकि मेरे पास एक्सेस था अपने घर में बहुत सारे शायरों के मजमूए कलाम पे, बिकॉज़ मेरे वालिदैन को शौक़ है पढ़ने पढ़ाने का, किताबें जमा करने का। दे बोथ जर्नलिस्ट्स। मुझे बहुत इम्प्रेस किया शायरी ने, क्योंकि मुझे ये बात ही बहुत इम्प्रेसिव लगी कि अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई स्टार्टेड पोइट्री आई थिंक वेरी यंग, और बाकी सारी चीज़ें अराउंड 14-15 साल की उम्र तक मैंने शायरी छोड़ दी। फैमिली के बारे में बताएं, कहाँ से ताल्लुक़ था? इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद। अपने शौक़ से जो किया वो तो जारी बात है अपनी जगह, लेकिन जब बाकायदा प्रोफेशनल फील्ड में आई, करियर में आई, तो सीनियर्स ने साथ दिया या आपको लगा कि कहीं कहीं हमारे यहाँ सीनियर्स रुकावट बन जाता है? रुकावट बनना लोगों की सरिश्त है, इसमें सीनियर जूनियर का तो कोई मामला ही नहीं है एक्चुअली। तो जिसने रुकावट बनना है वो किसी भी सूरत रुकावट बन जाएगा। तो आई वुडंट से कि स्पेसिफिकली सीनियर्स मेरे लिए कभी रुकावट बने। मेरा जनरली सीनियर्स से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। एक ख़ास कोई सीनियर, कोई कलीग, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपको लगता हो बड़ा मददगार साबित हुआ हो आपके लिए और आपने उससे बहुत सीखा हो साथ रहते हुए? एक्चुअली मददगार साबित होना अक्सर जो है ये मेरे हिस्से में आता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। बट टू नेम अ फ्यू, सरमद खूसट इज़ अ डायरेक्टर दैट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम, क्योंकि वो वाकई एक मददगार और अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर हैं। फिर कासिम अली मुरीद, वो भी मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है, लेकिन एज अ कॉलीग मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं। वो कैफ गजनवी हैं, निम्रा बुच्चा हैं, बेउ ज़फ़र हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा, तालीम कहाँ से और कहाँ तक हासिल की? इस्लामाबाद में ओ लेवल्स ए लेवल्स तक पढ़ा। उसके बाद मैं बैचलर्स करने के लिए अमेरिका गई बिज़नेस में। मुझे फॉर्च्यून 500 कंपनी का किसी CEO बनना था और वो मेरा रास्ता था। HR में मैंने स्पेशलाइज़ किया और वहाँ से वापस आई, कुछ अर्सा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, बिल्कुल फर्स्ट ईयर लेवल के। और फिर मैं मास्टर्स करने के लिए, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, तो मैं मास्टर्स करने के लिए इंग्लैंड चली गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, मास कम्युनिकेशन, स्पेशलाइजेशन इन फिल्म। एंड माई मास्टर्स थीसिस वाज वाई बॉलीवुड, कि पाकिस्तान में इतनी एनिमोसिटी दोनों मुल्कों के बीच में होने के बावजूद यहाँ इतना इंडियन सिनेमा क्यों मशहूर है। और उसी मास्टर्स के दौरान मैंने पहला अपना स्टेज प्ले भी लिखा और मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग क्रिएट हुआ, जिसके बाद ये एक 10 साला सफ़र शुरू हो गया जो कि अभी तक चल रहा है। इस्लामाबाद की हैं, बड़ा लिविंग स्टाइल बहुत चेंज है। कराची में आके मुश्किल हुई एडजस्ट होने में, और अगर एडजस्ट हो गई तो कौन सी ज़िंदगी अब बेहतर लगती है? दिल चाहता है कि इस्लामाबाद दोबारा एडजस्ट हो जाके, या कराची से बस अब लगता नहीं है कि मैं कहीं जा सकती? मैंने बड़ी खाना बदोश सी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है। मैं कोई 16-17 साल की उम्र से आई लिव्ड आउट ऑफ अ सूटकेस फॉर गुड 10-12 ईयर्स, मूविंग, कभी यहाँ कभी वहाँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने थे जगहें, जाकर देखना था कि और जगहों पर रहना कैसा होता है। और सब में इंग्लैंड, अमेरिका, इस्लामाबाद, लाहौर इस सब के बाद आई थिंक कराची इज़ अ प्लेस जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे कराची बाकायदा पसंद है, और कराची को आप पसंद नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये वो शहर है जो आपको खुद एक्सेप्ट करता है तो आप फिर इसी के हो जाते हैं। तो मैं कराची से कहीं जाना नहीं चाहूँगी। अच्छा, हाजिर सूरत हाल जो भी करंट सिनेरियो अगर आप देखें तो आपके कई रंग नुमाया और तमाम ही खूबसूरत हैं, तो आगे चलकर किसी एक शोबे पर ख़ास तवज्जो होगी या ऐसे ही आप मल्टीटास्कर रहेंगी? मैंने कुछ रोज़ पहले कहीं पढ़ा था जिसने इस बात का जवाब मुझे खुद बहुत अच्छी तरह दे दिया कि डोंट बी अ नाउन, बी अ वर्ब। सो डोंट से कि मैं शेफ़ हूँ, से आई एम कुकिंग। इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। तो मैं शायरी भी करती हूँ, कभी अदाकारी करती हूँ, कभी लिखती हूँ, कभी हिदायतकारी करती हूँ, कभी कुछ कोटेशंस भी जो मैं बड़े
इस तरह जैसे खलील जिब्रान की कोटेशंस हो, ऐसे अपना नाम लिखकर भी पोस्ट कर देती हूँ। अपनी ऑडियंसेस से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करती हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर बन गई इस तरह खुद ही, तो मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा है। फ्यूचर के बारे में मैं शायद कुछ ना कह पाऊँ। अच्छा, अभी मुस्तकबिल करीब में कोई प्रोजेक्ट आपका आ रहा है तो एज अ डायरेक्टर, एज अ पोएट, एज अ राइटर क्या आ रहा है जिसको बड़े दिल के करीब हो आपके? एज अ फिल्म मेकर मैंने पिछले 3 साल पहले एक फ़िल्म का ऐलान किया था जिसका नाम था सेंटिमेंटल, और पिछले 3 साल से मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की हैं। उसकी कहानी इटसेल्फ ही रीड्राफ्टिंग नहीं बल्कि 4 कहानियाँ मुख्तलिफ होने के अमल से गुजर चुकी है। सो for 3 years I have been writing a film script, rewriting it, changing it, and then taking it to the shoot as a writer, as a director, as a protagonist, और इस वक्त तो मैं उसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ। तो ये मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आधा हो चुका है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इसको आधे की शूटिंग ख़त्म करके I will be able to present my film to the audiences as a filmmaker. खुद को किस शोबे में समझती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा माहिर तस्वर करती हूँ, सबसे ज़्यादा बेहतर तस्वर करती हूँ? मैं किसी भी शोबे में माहिर नहीं हूँ एक्चुअली। और ये जो अभी आप जिन शोबों की बात कर रहे हैं कि शायद मुझे में महारत हासिल है, एक्चुअली मैं बहादुर हूँ, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, जहाँ मेरा इंटरेस्ट होता है वो मैं कर गुजरती हूँ। महारत एक बहुत टेक्निकल और इट्स आई थिंक बड़ी मुश्किल बात है ये किसी के भी बारे में कहना, अपने बारे में तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस इंसान से मोहब्बत की? आई डोंट थिंक कि मोहब्बत को नाप पाऊँगी मैं इस तरह। मैंने बहुत से लोगों से बेतहाशा मोहब्बत की है, अभी भी करती हूँ, आगे भी करूँगी। क्योंकि मेरा जो अपनी डायरी है जिसमें मैं अपने शेर लिखती हूँ, तो उसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि उर्दू ज़ुबान और मोहब्बत के नाम, मोहब्बत से ही मोहब्बत है मुझे बहुत शदीद एक्चुअली। एक फ़लसफ़ा, एक मुहावरतन या एक हकीकत बयान की जाती है कि मोहब्बत बेलौस होती है। क्या वाकई बेलौस होती है? मोहब्बत अक्सर बेलौस होती है, एक्चुअली ज़्यादातर बेलौस ही होती है, क्योंकि अगर वो मोहब्बत है तो वो आपके दिल में जनरेट होती है बगैर किसी वजह के। एक इमोशन है ना जिसमें आपके दिल में बटरफ्लाइज भी हैं, या आपको एक उनसियत एक इंसान की तरफ, एक अट्रैक्शन, आपका उस पर कोई इख्तियार तो नहीं होता, कम टू थिंक ऑफ इट। तो वो तो अगर जेन्युइनली मोहब्बत है तो वो तो मेरे ख्याल में बेलौस ही होती है। तो वक्त के साथ एहसास गिरता है या बढ़ता है? अच्छा, मुझे लगता है कि इस दुनिया का सेटअप ऐसा है कि हर चीज़ पे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। खुशी पे भी, दुख पे भी, हर चीज़ पे मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई होता है, और उसकी शिद्दत गिरने लगती है। ये तो इस तरह डिज़ाइंड है दुनिया मेरे ख्याल में। अच्छा, नफ़रत हुई कभी किसी से? अच्छा, नफ़रत एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मुझे एक आध दफ़ा महसूस हुई है, 2-3 दफ़ा कह सकते हैं, लेकिन नफ़रत से मैं एवेंचुअली गेट पास्ट कर जाती हूँ क्योंकि मैं मुसलसल मोहब्बत की तलाश में हूँ। अच्छा, कैंप एक्ट और इस तरह के मुख्तलिफ कैंप्स के थ्रू आप एक्टिंग सिखाती हैं लोगों को, अपना जो तजुर्बा है, अपना आर्ट है लोगों तक मुंतकिल करने की कोशिश करती हैं। तो ये तो आप शायद पहले से जो इदारे हैं जैसे नापा है, आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर जाके भी कर सकती थी, तो अलग से अपना एक डोमेन क्यों, क्या सोच है इसकी? क्योंकि मेरा जो सिलेबस है एक्टिंग क्लास का वो शायद नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं है वो उसका नाम भी मैंने एक्टोलॉजी रखा हुआ है। और जो ये कैंप एक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये एक बूट कैंप है 3 दिन का, जो मैंने अभी तक 1 दफ़ा कराया है। इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मज़ीद कराऊंगी। तो उसमें जो पूरा तरीक़ाकार है पढ़ाने का, और जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि इंसान को एक अच्छा अदाकार बनाता है, वो ज़रा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस से मुख्तलिफ है। सो इसलिए मैं उसके साथ अपनी ही जिम्मेदारी लेती हूँ, किसी इदारे की जिम्मेदारी नहीं जोड़ना चाहती। अच्छा, आपके शागिर्दों में कोई कामयाब हुआ उस इंडस्ट्री में, कोई बड़ा काम नाम किया हो? अभी 2-3 साल पहले ही तो मैंने एक्टिंग पढ़ानी शुरू की है, कर रहे हैं कुछ लोगों को मैं देखती हूँ अभी, जैसे सैयद आरेज़ वाज वन ऑफ द एक्टर्स जो कि कैंप एक्ट में भी था, और अब टेलीविज़न पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी फिल्म में भी है, ही इज़ प्लेइंग द दूल्हा, क्योंकि वो एक शादी की फिल्म है। तो इस तरह और भी लोग हैं। अच्छा, मंटो में भी आपने काम किया,
तो मंटो की प्रोडक्शन लोगों को थोड़ी मुनफरिद लगी, आप भी उसका हिस्सा थी। तो इस तरह का काम हमारे यहाँ होता क्यों नहीं है? क्या इसके नाज़र मौजूद नहीं है या इसको करने की एक्सपर्टी रखने वाले लोग नहीं? एक तो उसकी प्रोडक्शन इसलिए लोगों को मुख्तलिफ लगी होगी, जो कि आई थिंक इट्स अ मेजर अचीवमेंट ऑन सरमद्स पार्ट, कि वो एक ड्रामा सीरियल शूट हुआ था जिससे फिर इवेंचुअली एक फ़िल्म काटी गई। आई डोंट इवन नो कि वो टीवी पे भी ड्रामा को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर पाया कि नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें हैं एक्वायर्ड टेस्ट, कुछ चीज़ें समझने के लिए एक ख़ास ठहराव की ज़रूरत है, एक ख़ास फोकस की ज़रूरत है। और अभी राइट नाउ लेट्स से इन पाकिस्तान हम कोई 50% अंडर 25 पॉपुलेशन, रफली यही हमारा अंदाज़ा है। तो इस उम्र में तो वैसे ही अटेंशन स्पैन थोड़ा कम ही होता है लोगों का, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं थोड़ी आसान चीज़ों की तरफ, दिलचस्प चीज़ों की तरफ, आज कंटेम्प्रेरी मॉडर्न चीज़ों की तरफ। तो आई वुड से कि दिस कुड बी अ फैक्टर। अच्छा, आपकी शायरी और अदायगी पर लोग फ़िदा हैं, आपकी बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पर। तो जैसा कि आपने बताया बचपन से आपने शुरू कर दी थी ये चीज़, तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं चीज़ें डालूँ, मैं बाकी चीज़ें तो कर रही हूँ, इसको मैं अपना एक चैनल बनाऊँ या फेसबुक पेज बनाऊँ, उसको इस पर भी डालूँ? डेफिनेटली आप इतना कुछ कर रही हैं, शायद आपके लिए इतना बड़ा ना हो, लेकिन आपके व्यूअर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। क्योंकि एक तो ये कि जब मैं छोटी थी तब फेसबुक नहीं था, तब नहीं थे ना ये चीज़ें, वसाइल नहीं थे अवेलेबल। मतलब मैं बहुत पुरानी भी नहीं हूँ लेकिन थोड़ी पुरानी हूँ। इतना कुछ अवेलेबल नहीं था और छोड़ ही दी थी शायरी को मैंने वापस पकड़ा ही कुछ 3-4 साल पहले है। तो कोई वजह थी? जी, कोई वजह थी। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सानहा गुजरा था जो कि मेरे लिए, मैं शायद उस फाइनली एक ऐसा वक्त मोड़ मेरी ज़िंदगी पे आया जिसमें मेरा रिएक्शन चीख नहीं शेर की सूरत में निकला। तो फिर शायरी का एक स्ट्रिंग शुरू हुआ। तो मैंने यूट्यूब पे ये सोचकर एक चैनल बनाया और उस पर मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती गई, जिस पे कोई 1.5-2 साल कुछ 100 लोग थे सब्सक्राइबर बाय द वे। बाकी और इंस्टाग्राम वगैरह मुझे यूज़ नहीं करना आता था, ट्विटर पे मैं थी नहीं, फेसबुक का पेज एक था उस पर कभी कर दिया कुछ, कभी नहीं किया। तो वो उसका मकसद सिर्फ यही था, अगर आप जाकर अब भी उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर द रिकॉर्ड कि 2017 में एक शायर था जिसको उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत थी। तो मैंने फॉर रिकॉर्डिंग फॉर फ्यूचर पर्पसेस कि आज से 50 साल बाद कोई 217 उर्दू पोइट्री टाइप 2017 उर्दू पोइट्री टाइप करे तो उसको मिल जाए कुछ, कि अच्छा मेरा भी एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। दैट्स अबाउट इट। फॉर इट टू टर्न इनटू व्हाट इट हैज़ टर्न्ड इट इनटू अभी तक, ये मेरे लिए खुद एक बहुत सरप्राइजिंग बात है। अच्छा, नसीब पर कितना ईमान है? बहुत। खुद को दीनदार तस्वुर करती हैं? जी, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि मीडिया इंडस्ट्री में लोग दीन से दूर होते हैं, क्या ये सही है? हाँ, मैंने आज एक नज़म नई कहनी शुरू की है ये लोगों के तसव्वुरात के बारे में कि शुक्र करो कि खुदा कोई इंसान नहीं है और इनके हाथ में तराजुए ईमान नहीं है। एक बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त। कन्फ्यूजन इस तरह है कि हम कल्चरली एक और तरह के लोग हैं और रिलीजियसली कुछ और डिमांड्स हैं। हम मेरे ख्याल में 200-300-400 साल जब से यहाँ पर, या एक्चुअली मच मोर देन दैट, एडवेंट ऑफ इस्लाम तो सब कॉन्टिनेंट में बहुत पहले हो गया था। हम इसी मिडिल ग्राउंड की तलाश में हैं कि जिसमें हम कुछ ना छोड़ पाएँ और सब चल जाए साथ, और एक जनरल मॉरल फाइबर भी मेंटेन्ड रहे। मैं उन लोगों में से, मैं एक ऑर्डिनरी सब कॉन्टिनेंट का शहरी हूँ जो अपनी दोस्त की शादी पे हल्का फुल्का डांस भी करना चाहता है, मुनासिब कपड़े पहन के, जिसमें अम्मी को इतराज़ ना हो, अब्बू को इतराज़ ना हो, और जो अपने शौहर से शादी में हक महर में पाबंदी नमाज फजर भी मांग लेता है, वो हूँ मैं। हाँ, ये क्या बात थी? ये हम हमारी नॉलेज में भी था, क्या ये हकीकत है कि आपने हक महर में फजर की नमाज पाबंदी है, अच्छा, नमाज फजर मांगी मैंने और वो पढ़ता है? तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं भी हर इस खित्ते के रहने वाले इंसान की तरह
अपना कल्चर, अपनी दीन, अपने घर वाले, अपने दोस्त अहबाब, अपनी ज़िंदगी, अपने फ़न, इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती हूँ और एक ऐसा इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ जिससे मुझे और किसी और को शर्मिंदगी ना हो। अच्छा, औरत के लिए हमारा माशरा ख़तरनाक है, ये तस्वुर गलत है या सही है? देखिए, मेरे लिए नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि और लोगों के लिए नहीं होगा। तो मैंने पिछले दिनों जब औरत मार्च के कुछ पोस्टर्स आए बाहर, तो उन पे ज़रा मुझे भी, अगेन जो मैंने बताया कि मैं उसका एक बैलेंस लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे भी कुछ बातें ज़रा बुरी सी लगी। मैंने भी रिएक्ट किया। मैंने भी कहा यार, खाना वाना बनाना तो शायद हमारी औरतों का नहीं है इतना बड़ा मसला। वो तो कहती हैं कि खाना बनवा लो, इज़्ज़त से बात कर लो, है ना। ये मैंने एक जो जनरली देखा है अभी तक, जो मैं देख पाई हूँ। तो मैं भी थोड़ी ऑफेंड हुई, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा, आशर, मैंने सोचा कि इस मुल्क में सड़क पे कोई ये बैनर उठा के क्यों आएगा? इस मुल्क में ये जानते हुए कि कितना बड़ा बैकलैश आएगा, कोई ये बात क्यों करेगा? तो उसको कहीं बहुत ज़ोर की लगी होगी ना, जाकर तभी करेगा। तो मैंने अपने थॉट प्रोसेस को भी रिवाइज़ किया। मैंने कहा ये मुमकिन है कि, और ये होता होगा क्या, ये तो हमारे ड्रामे थ्रू आउट इन्हीं स्टोरीज़ पे बने हुए हैं कि ख़वातीन की हरासमेंट, बड़े बड़े ससुरालों में उनका इस्तेहसाल, शौहर की बदमिजाजी के हाथों उनका इस्तेहसाल और उनका कुछ ना कह पाना, बेटियों को ये कहकर घर से विदा करना कि वापस अब आना नहीं है यहाँ पे। तो ये सब भी तो ये हकीकतें हैं हमारे माशरे की, तो इनसे कैसे मुंह मोड़ लें? अच्छा, औरत पर जुल्म बिलाशुबा होता है और एक बहुत बड़ी शराय जिस पर जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी भी होती है, रोड से लेके घरों तक। औरत खुद कितनी सीरियस है अपने मकाम को मनवाने के लिए? ये बहुत, आपने इतना मुझसे शानदार सवाल किया ना, क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि इस मुल्क की सड़कों पे कोई क्यों निकला ऐसे पोस्टर लेकर जिस पे उसको पता था कि लानतान होगी लगी उसको जाकर, तो फिर मैंने एक और बात सोची। मैंने सोचा कि ये जिस बात की कंप्लेन हो रही है इस वक्त, जिन मुख्तलिफ बातों पे बात हो रही है, ये तो मर्द कम और औरतें औरतों से ज़्यादा करवाती हैं। इसकी मेजर की प्लेयर्स इस इस्तेहसाल की खुद ख़वातीन हैं। तो ख़वातीन वाकई क्या खुद को बदलने में इंटरेस्टेड हैं, या ये कल की ख़वातीन और आज की ख़वातीन का आपस में एक डिबेट है? ये एक बहुत मेजर एरिया है टू लुक इनटू, to make sure that when women come out and talk about the exploitation, हम उसको लामहला फ़ौरन से मर्द का जुर्म ना गर्दान दें, या वो मर्द पे हमला ना गर्दानें उसे। वो अक्सर अपने से पिछली जनरेशन की औरतें या अपने साथ की औरतें जो कि उस निज़ाम के उन वीक एरियाज़ को चला रही हैं, उनसे भी डायलॉग हो सकता है। तो आई थिंक विमेन हु वांट टू चेंज थिंग्स, उनको भी ये रियलाइज़ करना होगा कि हमें औरतों से भी पहले बात करनी होगी। तो मैं कंप्लीटली कभी भी किसी निज़ाम के उधड़ जाने और गिर जाने और ख़त्म हो जाने के हक़ में नहीं हूँ, बिकॉज दैट लीड्स टू एनार्की। लेकिन निज़ाम के अंदर मौजूद खला पुर करने और प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के हक़ में ज़रूर हूँ। डायग्नोसिस ठीक किया जाए, बात करने का तरीका ठीक ढूंढा जाए और उस बंदे से बात कीजिए जाए जो एक्चुअली प्रॉब्लम का जिम्मेदार है। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाप, मैंने सुना आप होटलिंग के लिए इस वजह नहीं जाती कि बिल्लियाँ होंगी। मैं कुत्तों से, बिल्लियों से, चौपायों से बहुत डरती हूँ, मोस्टली बिकॉज अगर किसी में काटने की या पास आने की या हमला करने की टेंडेंसी है और मैं उससे बात नहीं कर सकती, तो ये प्रॉब्लम एरिया है मेरे लिए। इंसान के बारे में क्या राय रखती हैं? इंसान कितना काबिल एतबार है? शुक्र करो कि खुदा इंसान नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आने वाली ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी या ज़िंदगी में हमेशा एक चांस रहता है कि आप बहुत बुरी तरह गिरें? ज़िंदगी में एक चांस रहना चाहिए कि आप बहुत बुरी तरह एक तरीके से गिर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी औकात में रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं चाहिए पुरसुकून, बहुत खुशहाल और बहुत ओके ज़िंदगी हर वक्त। मेरी तो ज़िंदगी के हर साल, हर महीने में हालात ऐसे बदल जाते हैं कि कभी मेरे पास 1 मिलियन रुपए हैं और कभी मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है। कभी मेरे पास एक भीड़ है लोगों की और कभी मेरे पास कोई भी नहीं है। मुझे ये ज़िंदगी का बदलना पसंद है, ये मुझे ऑन माई टोज़ रखता है। और काम अभी कहाँ, काम तो अभी शुरू हुआ है।
अच्छा, ख़वातीन का वही पुरानी उससे पहले वाला सवाल कि मर्दों के बारे में राय बहुत ऐसी है कि काबिल भरोसा नहीं होता मर्द, क्या ये हकीकत है? काबिले भरोसा को एक मर्द या एक औरत के साथ जोड़ना ना इंसाफी है। कुछ लोग होते हैं जो काबिले भरोसा होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो काबिले भरोसा नहीं होते। उन दोनों ग्रोहों में औरतें भी पाई जाती हैं और मर्द भी पाए जाते हैं। ये इतनी लॉजिकल सी बात है क्योंकि ये हर वक्त होता है। मेरे इतने दोस्त हैं, बाब हैं, आदमी जो औरतों के हाथों परेशान है। इतनी औरतों को मैं जानती हूँ जो कहती हैं ये बहुत ही बेगैरत मर्द मुझे मिल गया है। तो ये तो दोनों तरफ चलता है। और मैं मेरी शादी हुई हुई है, एक मर्द से ही हुई हुई है और हालांकि बहुत कम उम्र है वो, कहने को वो आज की जनरेशन में से जो कि वैसी बेचारी बहुत लान तान का शिकार है। बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत शानदार। मेरे ख्याल में मैंने जब से उससे शादी की है मैं बड़ी चीज़ों पे अपनी फोकस कर सकी हूँ। मुझे बहुत मदद करता है, वो मेरा मुआविन है बहुत बड़ा। तो मैं कैसे कह दूँ कि मर्द काबिल एतबार नहीं है, तो बहुत हिपोक्रेसी हो जाएगी। आपसे थोड़ा उम्र में छोटे हैं, 10 साल छोटा है मुझसे। तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ की ज़मानत समझी जाती है कि जी लड़का बड़ा हो। हाँ, तो ये तो फड्डा हो चुका है सोशल मीडिया पे 2.5 साल पहले ना, 2 साल, सवा 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई, फजर की नमाज पे भी, तो उम्र पे भी, तो कुछ लोगों ने कहा कि बायोलॉजी अपना रंग दिखाएगी, कुछ कहते हैं कि मैंने पीडोफिलिया कर लिया है। तो हम किन चक्करों में फंसे हुए दुनिया में? आप सही कह रही हैं, जैसे आपने किया, दुनिया में डेवलप्ड सोसाइटीज़ में ऐसा ही होता है। हम किस चक्कर में पड़े, कन्फ्यूजन क्या है? नहीं, अच्छा अशर हो जाए, चलो 10 साल बाद वो बदल जाए, लेट्स से, तो ये किसके बदलने का चांस नहीं होता? मतलब किसके बदल, अच्छा, और जो वो 10 साल बदलेगा बाद में जाके, उसके में मैं अपने 10 साल क्यों जाया करूं? तब की तब देखेंगे, पता नहीं तब सांस होगी कि नहीं होगी। अगर 3 साल बाद भी वो मुझे कहना कि नहीं यास्रा यू टू ओल्ड फॉर मी, और मुझे कोई और पसंद आ गया है, या फॉर एनी अदर रीज़न कि मुझे नहीं तुम समझ आ रही, तुम हर वक्त काम करती रहती हो, ये हो सकता है मेरी और उसकी शादी में कि वो मुझे ये कह दे कि मुझे तुम्हारी कभी अटेंशन ही नहीं दिमाग की मिल पाती क्योंकि तुम इतना सोच रही होती हो। तो मुझे उस वक्त भी ये रिग्रेट नहीं होगा। मैं उसे कहूँगी यार अगर तुम्हें बाकी इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो तुम कुछ और देखो, क्योंकि मेरे ये जो 2, 3, 4, 5 साल हैं, इसमें जो पायदारी, मजबूती, स्टेबिलिटी मैंने फील करके पर्सनली कुछ अचीव किया है, दैट्स वर्थ इट। अच्छा, कराची के एक पॉश इलाके में रहती हैं, तो क्या आज भी किसी आम से होटल पर चाय वाय पीना पसंद करती हैं? कराची के एक पॉश इलाके में मैं किराए पे रहती हूँ, जिसका किराया कभी कभी मेरे पास नहीं होता। पिछले 6 महीने से नहीं है क्योंकि मैं अपना सब कुछ अपनी फिल्म पे लगा आई और उसके बाद मैं कोई काम नहीं कर रही सिवाय शायरी के, क्योंकि मैं अपना फोकस अपने प्रोजेक्ट पे रखना चाहती हूँ। तो ढाबा क्या, मैं तो कहीं भी चली जाती हूँ सर। अच्छा, शायरी करने का आपके लिए क्या पैटर्न है? कहते हैं जी शायर अपनी ज़ात को खंगाल कर, अपने आप से बात कर कर उसको अल्फाज में ढालता है तो ही शायरी सामने आती है। किस तरह लिख पाती हैं? यानी कि अगर कोई बंदा नहीं लिख पाता तो उसको आप करोड़ों अरबों रुपए भी दे दो, नहीं लिख सकता। क्या होता है शायर में ऐसा? आई थिंक मैं बाकी शायरों के लिए तो ना कह पाऊँगी, लेकिन मेरे लिए यह है कि मैं बहुत वेल रेड नहीं हूँ। बाय द वे, मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं बेतहाशा लोगों से मिली हूँ और मैं मिलती ऐसे नहीं हूँ कि हाय हेलो, ये नहीं है मेरी मुलाकात। मैं जब मुलाकातों की बात कर रही हूँ तो मैंने लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ ज़िंदगी में तवील मुलाकातें, उनके मसाइल, उनके अंदर जाके उनको जानना, कभी कभी उनका हल तलाश कर पाना, कभी कभी उनका साथ देना, इस किस्म की इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू मैनी ह्यूमन बींग्स इन माई लाइफ, दिस इज़ वन थिंग आई वाज ऑलवेज ओपन फॉर, ने एक्चुअली मेरी शायरी और मेरी राइटिंग और मेरी अदाकारी और मेरी हदायतकारी को फ्यूल किया है। इंसान है मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आज भी कभी कमेंट में ही किसी ने आज मुझे कह दिया, मैंने अपनी दोस्त की ढोलकी की एक वीडियो लगाई हुई थी जिसमें हम सब डांस कर रहे थे, अपना शलवार कमीज पहनी हुई, दुपट्टा बांधा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं से कुछ दिख रहा हो या कोई मामला, आस्तीनें भी इतनी और हम अपना एक नॉर्मल डांस कर रहे थे, कोई कोरियोग्राफी में भी नहीं थी। सो एक वीडियो मैंने अपने फैंस के साथ शेयर की, क्योंकि हर एक को लगता है मैं अक्सर डिप्रेस्ड ही रहती हूँ, जो कि नहीं है। तो उसमें किसी ने नीचे लिख दिया कि आप वही हैं ना जिन्होंने अपने शौहर से हक महर में नमाज फजर मांगी थी। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल वही हूँ। उस पर ये लाइन आई कि शुक्र करो कि इंसान खुदा नहीं है। अच्छा, कुछ पुरानी तस्वीर आपकी देखी तो आप शायद पहले डाइट कॉन्शियस नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि शायद कुछ लोग पहचान, तो ये एकदम एहसास, एक ग्रेस ज़रूर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में चाइल्डहुड से टीनेज से वेट में
स्ट्रगल किया है। तो मैं हमेशा मोटी पतली होती रही हूँ एक्चुअली। तो वो बीच में इतना छोटा फेज आता था मेरे वेट लॉस का कि किसी को दिखाई नहीं देता था। तो मैं वेट गेन करती थी फिर लूज़ कर लेती थी, क्योंकि अगर मैंने ये ना किया होता इतना डाइटिंग सारी ज़िंदगी, तो मैं आज को 200-250 किलो की होती, जिस तरह मेरा वेट गेन होता था। अब जो मुझसे लोग अक्सर सवाल भी पूछते हैं, मेरे बहुत सारे लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल इश्यूज़ थे जो फाइनली रिजॉल्व हुए, तो मैं वेट कम करने के बाद अपना वेट कम रख भी पा रही हूँ। और दूसरा ये कि क्योंकि मैं अपनी फिल्म स्टार्ट करने लगी थी और उसमें मैं खुद एक प्रोटैगनिस्ट हूँ, तो मेरे अपने सामने भी एक सर्टन गोल आ गया, क्योंकि मेरा कैरेक्टर एक सर्टन वेट का था। तो उसको अभी, क्योंकि जब तक वो फिल्म शूट नहीं हो जाती मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए अब अगर मुझे सारा दिन कुछ ना भी खाना पड़े और फास्टिंग भी करनी पड़े तो मैं वो भी करती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो भी बिल्कुल हमारी कहने को हिट फिल्म्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी में, एक्टिंग के बारे में क्या राय रखते हैं? एक्चुअली प्रोडक्शन क्वालिटी पे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और हम बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। तो तकनीकी एतबार से, लाइट के एतबार से, कैमरा के एतबार से, साउंड के एतबार से हम तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये सच है, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई है ना, तो पीपल आर इन्वेस्टिंग दैट मनी। अदाकारी, कंटेंट, ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं और इन पे हमें वक्त लगेगा। क्यों? अच्छा कंटेंट की डिमांड नहीं है या करने वाले नहीं है? हमने ओवर लास्ट फ्यू डेकेड्स एक तो टेलीविज़न के अलावा दूसरे मीडियम्स को मतरूक करके एक्टर्स को लिमिट कर दिया इतने से बॉक्स पे, और उनसे उनकी बहुत सारी रेंज छीन ली। एक जैसा काम मुसलसल, क्योंकि उसमें मैं आई थिंक दोष भी नहीं दूंगी इनको, टेलीविज़न वालों को, क्योंकि जो टीआरपी और जैसा कहानी ख़वातीन जैसा डोमेस्टिक स्टोरी देखना चाह रही हैं वैसा ही बन रहा है, उससे आपने लिमिट कर दिया एक्टर्स की रेंज को। उनको 3-4 इमोशंस ही देने हैं और उनकी जो अपनी प्रोसेस है क्राफ्ट को होन करने का, उसको वो रुक गया काफ़ी अरसे। फिल्म बिल्कुल थिएटर की तरह फुल बॉडी मूवमेंट और बहुत सारा रेंज डिमांड करती है, जिसमें वक्त लगेगा। हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं टैलेंट वाइज, बट दे विल हैव टू वर्क ऑन देयर क्राफ्ट्स, इंक्लूडिंग मी। वॉइस मॉड्यूलेशन, रिक्रिएशन ऑफ द सेम परफॉर्मेंस, ये टेक्निकली ट्रेंड एक्टर्स को आता है 50 टेक में भी करना। कंटेंट के साथ भी सेम ही हुआ है। हमने नए कंटेंट मेकर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, सिवाय उनके जो कि स्पेसिफिक एक फॉर्मूले पे आपको सीरियल या सोप लिख के दे रहे थे। हम हर चीज़ में 2 चीज़ें मिस नहीं करते। आज हमें अपने गाने भी याद नहीं रह पाते, पुराने गाने याद रहते थे। आज हमें अपने एक्टिंग शायद किसी की याद रह जाए, लेकिन डायलॉग्स याद नहीं रहते। क्या हमारा डायलॉग राइटिंग और गानों में शायरी, हम बिल्कुल उसको कि ये तो कोई भी कर ही देगा। मैं वही तो कह रही हूँ कि हमने कंटेंट पे, इसी तरह म्यूज़िक में कॉम्पोजिशन पे, लिखने वालों पे, अदाकारों पे इतना फोकस नहीं किया है। अब हमें करना होगा। अगर हम एक पूरा पिक्चर अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं और हम एक कंप्लीट पैकेज अपनी फिल्मों और ड्रामों की सूरत में क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ख़ास तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर अनवर से ज़्यादा आपने नाम सुना होगा, लाहौर के हैं, क्या ज़बरदस्त अदीब है। अब रिसेंटली एक वीडियो आई, उन्होंने हुकूमती मदद की अपील की। हमारे यहाँ इस तरह का जो आर्टिस्ट, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है, वो उसके ज़िंदगी का आखिरी सद में इतना दिल खराश क्यों होता है? और आपको लगता है कि ये बात सही है, काबिल कबूल है कि हुकूमत इमदाद करे उनकी? देखिए, ये फिर मुड़ तुड़ के ना एक सरकमस्टेंशियल सी बात है अशर। मुझे ऐसे लगता है कि एक डॉक्टर बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है, ऐसा ही है ना। सारी ज़िंदगी लोगों की जानें बचाता है, वो काम करता है, मेहनत करता है, कभी कभी अपनी फैमिली को इग्नोर करता है। उसके इब्तदाई साल बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उसमें भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के मामलात का इंतज़ाम खुद करे। तो सिमिलरली एक वर्किंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट पे भी यही जिम्मेदारी आयद होती है। तो आर्टिस्ट थोड़ा लेट बैक होता है, ये मसला है? अक्सर होता है थोड़ा लेट बैक। दूसरा एक और मसला है कि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट के प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रैक्स डेवलप होने में अभी भी टाइम है, कि एक आर्टिस्ट का एक प्रोफेशनल ट्रैक जिसमें वो अपनी तमाम मामलात को टेक केयर करे। आप प्रॉब्ली अगेन जिस जनरेशन का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर आर्ट के साथ एक और काम करना पड़ता था, क्योंकि आर्ट इतना पैसा या कोई भी ऐसा रिलेटेड फील्ड एक पक्की नौकरी नहीं समझी जाती थी, एक पक्का सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझा जाता था। और खाली पीटीवी में ये पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि हर सेमाई में तो आपको ड्रामा नहीं मिलेगा।
या हर सेमाई में तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब ये मामलात बिल्कुल ऐसे हैं कि एक प्रोफेशनल वर्किंग एक्टर या राइटर वैसे ही काम करेगा, वैसे ही पैसे कमाएगा, वैसे ही सेविंग्स करेगा, वैसे ही अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम करेगा जैसे किसी और प्रोफेशन में कोई करेगा। अलबत्ता हुकूमत का काम हाउएवर पॉलिसी मेकिंग ज़रूर है, अंडरस्टैंड करना कि राइटर, एक्टर, डायरेक्टर ये सब शोबे हैं और ये जहाँ जहाँ काम करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस पे एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी लागू हो हुकूमत की तरफ से, जैसे और दूसरे शोबों में। अच्छा यासर रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बस ख़त्म में आपसे गुजारिश है अगर कुछ अपना कलाम की कुछ लाइंस अगर आप। वो जानकर मायूस हुए कि मैं इंसान हूँ, दुकान नहीं, महफिल के ज़ौक़ व शौक़ का यहाँ कोई सामान नहीं। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।